आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ यासिर। आज हम बैठे हैं ज़िला रामपुर में। हमारा एक ख़ास कार्यक्रम चल रहा है चुनाव रौद 2019। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे ख़ास मेहमान फ़रत अली खां साहब, जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं। सर, जैसे कि बीजेपी जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ रही है। रामपुर में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। जयप्रदा जी बीजेपी की तरफ से हैं, जबकि आज़म खां जो हैं वो भी रामपुर में हैं, और जो कि आज़म खां को यहाँ का गढ़ भी कहा जाता है, और संजय कपूर जी हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है रामपुर में किन मुद्दों से चुनाव लड़ रही है? देखें, भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास लेकर के हम जो हैं वो मैदान में। एक शख्सियत हमारे साथ और बैठे हैं, रामपुर के ही हैं। रामपुर जो कि राष्ट्रीय मंच है उसके प्रभारी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रभारी हैं अजीम नकवी साहब। अजीम नकवी साहब, आपने रामपुर के चुनाव देखे होंगे, उससे पहले भी रामपुर में काफ़ी चुनाव हुए हैं। मैं इससे भी आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जो पिछले चुनाव थे या अब चुनाव जो हो रहे हैं उसमें आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? पिछला चुनाव जो था, एक रामपुर की जनता एक ठर्रे पे चलती थी कि कोई भी नेता है कि हाँ अब वोट उसी को दिया जाएगा, लेकिन अब जैसे कि दो कैंडिडेट और भी हैं और वो भी जो हैं वो बराबरी रखते हैं, वो भी कद्दावर नेता हैं और बड़ी पार्टियों से खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2019 का जो चुनाव होना है, तो उस चुनाव में जैसे कि बीजेपी जो आप की पार्टी है वो किस तरीके से जो है एक असर डालेगी, जनता पर असर डालेगी, अलग असर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामपुर का जो चुनाव है वो आज देश में देखा जा रहा है, और उसमें देखने की वजह यह है कि यहाँ के जो शख्सियत जाने जाते हैं आज़म खां साहब, वो अपनी भाषा से पूरे रामपुर को जो है वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और उनकी भाषा की वजह से यहाँ का हर एक मुसलमान अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। क्योंकि बहन जयप्रदा जी जो यहाँ रामपुर से भाजपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने कभी भी अपना संयम नहीं खोया और हमेशा उन्हें अपना भाई माना, और बड़ा भाई आज भी वो कहती हैं। लेकिन ये कौन से भाई हैं जो आज अपनी भाई वाली मर्यादा को भूलकर ये भी भूल गए कि वो एक इस्लाम से हैं, एक मुसलमान हैं, उसके बाद भी वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं जो देश में हमें बड़ा शर्मसार कर रही हैं। दूसरी बात, रामपुर का जो चुनाव है वो अलग इसलिए है कि अब तक आज़म साहब जो थे वो खाली विधानसभा ही लड़ते थे, उन्होंने कभी भी लोकसभा में जो है अपनी किस्मत नहीं आजमाई, और इस बार उन्होंने पूरी गणित लगाकर पूरा महागठबंधन, जिसे ठगबंधन भी कहते हैं, पूरा तैयार करा, अपने लिए पूरी रणनीति तैयार करी, और उसके बाद उन्होंने घोषणा करी। लेकिन जैसे ही जयप्रदा जी की घोषणा हुई उसी दिन से जो है उनका दिमागी तनाज़ुर जो है वो ठीक नहीं है और अपशब्द बोल रहे हैं। तो जयप्रदा जी ही रामपुर से क्यों खड़ी हुई? मुरादाबाद से भी खड़ी हो सकती थी, और भी बहुत सी जगहें हैं। जयप्रदा जी को ऐसा मतलब कि रामपुर से दोबारा आने का क्या मकसद हो सकता है, या बीजेपी पार्टी ने रामपुर से ही उनको क्यों चुना? देखिए, जयप्रदा जी अपने आप में एक शख्सियत हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात, जयप्रदा जी रामपुर की जनता से बहुत प्यार करती हैं। जब भी वो 2 बार सांसद रामपुर में रहीं तो दोनों बार उन्होंने ये कोशिश करी कि रामपुर में जो उन्हें प्यार मिला वो देश में कहीं नहीं मिला, और उस प्यार के लिए उन्होंने अपने आप से उतारने के लिए यहाँ काम किया। और जब वो काम करना चाहती थी तो जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं जो विपक्ष में हैं, क्योंकि वो लेके आए थे और उन्हें ये लगने लगा कि मैं जिसको लेके आया था आज वो सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है और लोगों के बीच उसका जो है प्यार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने उसी की जड़ें खोदना शुरू की और उन्हें ख़त्म करना चाहा, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो यहाँ पर बड़ी परेशानी उठाना पड़ी, और आज जो है वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। आपने ज़मान की मर्यादा की बात की, तो बीजेपी में शायद मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेता हैं, क्या हम नाम मैं नहीं इसमें लेना चाहूँगा, जिन्होंने ज़मान की मर्यादा जो है बहुत पार करते हैं। खैर, बहरहाल ये चुनाव का खैर मुद्दा तो ये नहीं हो सकता, चुनाव जो है डेवलपमेंट पे ही लड़ा जाता है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर बीजेपी सरकार आती है सत्ता में, सेंटर की बात कर लें हम, तो अगर जयप्रदा जी भी अगर यहाँ से जीतती हैं तो वाकई आप क्या इस चीज़ का वादा करते हैं कि रामपुर शहर में भी डेवलपमेंट होगा? देखिए, डेवलपमेंट अभी भी हुआ है, सड़कें बनी हैं, उससे पहले हम यहाँ देखते थे सड़कें नहीं थी, नाले नहीं थे, एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा है, क्या हम जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर लें या मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लें, ये चीज़ भी बड़ी है। लेकिन जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया था वो सवाल मैं आपसे फिर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी हम बाहर निकलते हैं, यहाँ देखते हैं तो जो लेवल है, मतलब रोज़गार रामपुर में नहीं है।
ई रिक्शा बहुत मिलती हैं, उसके अलावा कोई ऐसा रोज़गार नहीं है। बल्कि लोगों का आरोप ये भी है कि मोदी सरकार ने जो कारचौप होता था उसको भी बंद करवा दिया। और आरा मशीनें थी रामपुर में काफ़ी ज़्यादा, अभी हम सुवार में गए थे, सुवार में बताया गया था कि 250-300 आरा मशीन थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 50-60 ही आरा मशीन रह गई। तो सिर्फ सिंपल सा यही मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप इस चीज़ का वादा करते हैं कि रामपुर के लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा अगर वो जयप्रदा को यहाँ से जिताते हैं? आज देखिए, जब भी जहाँ भी जयप्रदा जी जा रही हैं तो एक लोगों का एक हुजूम सा इकट्ठा हो जा रहा है, और उसमें सारे ही धर्म के लोग जो हैं वो उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोग पॉजिटिव देख रहे हैं कि जयप्रदा जी ने जब पिछले 10 साल यहाँ रामपुर में सांसद रहीं तो बहुत काम किया, बहुत विकास किया। और माननीय आजम खान साहब ने जो है उनको विकास करने में अड़ंगे अड़ाए। इस बार प्रदेश में हमारी सरकार है, और अगर जयप्रदा जी इंशाल्लाह जीतती हैं तो आप रामपुर की तस्वीर बदली हुई देखेंगे। जयप्रदा जी अगर जीतती हैं तो रामपुर की तस्वीर जो है वो बदली भी देखेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दे रहे हैं। हमें क्या, रामपुर की जनता को आश्वासन दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगर जयप्रदा यहाँ से चुनाव जीतती हैं और सेंट्रल में भी मोदी जी दोबारा सरकार बना पाते हैं तो रामपुर में डेवलपमेंट होगा और रामपुर की तस्वीर जो है वो बदली। रामपुर में कांग्रेस सरकार भी रही, उसके बाद सपा सरकार भी रही, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो वहीं के वहीं है, बल्कि दिन पर दिन जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी के जो कि पोर्टफोलियो है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही युवाओं को रोजगार के लिए सोचा, और भारतीय जनता पार्टी ही जो कौशल विकास उसने जगह जगह केंद्र खोले। उसमें ज़रूरी नहीं था कि पढ़े लिखे युवा युवतियाँ हिस्सा लें, उसमें पढ़े लिखे बच्चे भी रोजगार से जुड़ने के लिए वहाँ पर उन्होंने जो भी कौशल था वो सीखा, और आज जो है वो रोजगार से लगे हुए हैं। खासतौर से जो आप रामपुर की बात कर रहे हैं, रामपुर में इस तरीके के कई केंद्र खुले हैं और बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, बच्चे ट्रेन होकर अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां जो है हर साल देंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी का 4.5 साल 5 साल पूरे तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अगर डेटा उठा के देखा जाए तो केवल 14 लाख नौकरी आप प्रदान कर चुके हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों का जो वादा किया है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, फिर से मैं कहता हूँ कि रोजगार का नौकर तो भारतीय जनता पार्टी बनाना ही किसी को नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मालिक बनाना चाहती है। यही हमारा उद्देश्य है कि लोग जो हैं वो अपने बड़े से बड़े रोजगार लगाएं, बड़े से बड़े रोजगारों में आएँ, और जो उनके साथ और युवा हैं वो उनकी सेवाएँ करें। हम 2 करोड़ नहीं, हम बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। नहीं, तो अगर डेटा उठा के देखा जाए, जैसे कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मतलब वो उसमें जुमलेबाजी ज़्यादा रहती है। जैसे भी बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार की, लेकिन केवल जो डेटा था नेशनल लेवल का उसमें 14 लाख थे। अब आप कह रहे हैं हम 2 करोड़ नहीं, हम जो है वो 5 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। लेकिन अगर जो डेटा दे रही हैं, जो उसमें बता रहे हैं, तो उसमें तो इस तरह की नौकरी नहीं है। या जहाँ भी जाके अगर सर्वे होता है, इसीलिए आपने रामपुर में सर्वे कर लीजिए, या आपके बराबर जो स्टेट है उत्तराखंड में सर्वे आप करके देख लें, तो लोग अभी भी जो है वो नौकरियों के लिए या अपना कोई भी इस तरह का रोज़गार है उसके लिए आज भी परेशान है। तो अगर आपको 2019 के बाद जनता 2025 तक भी मौका देती है 24 तक, तो उसमें क्या लगता है कि उसमें आप बाकी नौकरी प्रदान कर पाएंगे? देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ासतौर से मोदी जी की सरकार, वो जैसे मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि जो डाटा निकलता है वो सरकारी नौकरियों का निकलता है, अर्ध सरकारी नौकरियों का डाटा निकलना चाहिए कि रोज़गार किसको कितना चाहिए। जो मैंने अपनी बात कही थी उसका वो मतलब आने वाली जो सरकार 2019 में हम बनाने के लिए जाना है, उसमें जो है वो हमारे युवा और हमारे जो कमज़ोर वर्ग है वो बिल्कुल निश्चित रहे कि एक अच्छा भारत, एक सुनहरा भारत, एक गोल्डन इंडिया इंशाल्लाह। रुद्रपुर में जैसे कि फैक्ट्रीज और कंपनी बहुत सेटअप है, तो अगर 2019 में सरकार बन जाएगी तो इस तरह की फैक्ट्रीज ऐसा सेटअप जो है वो रामपुर में भी आएगा। देखिए, रामपुर में कुछ समस्याएं हैं, सबसे पहले उनको दूर करना है। जैसे यहाँ पर हमारा जंक्शन है, तो जो और दूसरा यहाँ पर अभी हवाई पट्टी हमारे क्षेत्र में, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर हम उनको ये भी सारी सुविधाएँ दें जो सबसे पहले अभी हमारी हवाई पट्टियाँ होना पड़ने के शुरू हो जाएगी,
तो बहुत जल्द यहाँ पर जो है वो बड़ी से बड़ी कंपनियाँ आएंगी और नौकरियाँ रामपुर वालों को मिलेंगी। किसानों के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी। तो अभी तो उनकी किसानों की अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5% का सिर्फ इजाफा हुआ है। अगर इस तरीके से जिस तरह से आपने कहा तो इस हिसाब से तो 14 साल और लग जाएंगे दुगनी होने में। लेकिन ऐसा है कि जो किसान जो हैं वो सरकार पर डिपेंड है, वो कुदरत पे डिपेंड है। क्योंकि अगर कभी फसल बर्बाद होती है तो अल्लाह ना करे कभी सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ जाए, उससे भी हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिसका सरकार ने जो योजनाएँ चलाई हैं, किसानों के ऋण माफ किए हैं। इसके अलावा अब 6,000 रुपये साल हर हमने जो थी वो शायद 20 बीघे वाले लोगों को देने का वादा किया था और वो देंगे। अभी खासी परेशानी थी लेकिन खाद माफियाओं को भी शिकंजा कसा है और हमें जो है वो पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द जो किसानों की समस्या है वो डॉक्टर साहब, नोटबंदी जो है एक बहुत बड़ा मसला था। अब भी उसका असर एक हाहाकार मच गया था कि जो काला धन है वो वापस आएगा और जो स्तर हैं वो भी और भी दिशाओं से बढ़ेंगे। लेकिन जो उसका असर हुआ, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो असर था वो जो था बहुत तेज़ी से, बल्कि जीडीपी भी जो है 2% और नीचे गिरी। जब मोदी जी से सवाल ये किया गया तो उन्होंने लोकसभा में भी ये कहा कि सही तरीके से हमने आकलन नहीं किया था। तो क्या लगता है, हमें नोटबंदी से पहले वाला प्राइम मिनिस्टर पहली किसी तरीके की कोई भी घोषणा कर दें और उसका आकलन ना करें, तो क्या ये जनता पे इसका क्या जो है असर पड़ेगा? इस चीज़ का आकलन सरकार ने क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि जो नोटबंदी करने का मकसद ये था कि अमीर जो था वो बहुत अमीर होता चला जा रहा था और गरीब गरीब। नोटबंदी बंद करने का मकसद ये भी था कि आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था नोटबंदी की वजह से। तो जो नोटबंदी हुई उससे देश को फायदा हुआ और जहाँ जहाँ नोटबंदी के बाद चुनाव वो सारी की सारी हमें स्टेट्स जीती। तो अभी कुछ आर्थिक जो था वो थोड़ी सी मंदी आई थी, जैसे अभी आपने कहा। इसके बाद माननीय मोदी जी और हमारे जो अपने जो जेटली जी सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने अपनी सलाह रखी और इस वक्त में हम लोग जो हैं वो और मुल्कों से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और मुल्कों में भुखमरी है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि जगह जगह जंगें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो आज जो है वो हम आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। अगर रामपुर की बात की जाए तो आजम खां को रामपुर पर दर्जा जाता है, यहाँ से तो जयप्रदा जी को इनके मुकाबले में आप कितना मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं? देखिए, जयप्रदा जी जो है वो एक सेलिब्रिटी हैं और आजम साहब की बनाई हुई एक राजनीतिक है। उन्होंने आजम साहब से ही सारे गुण सीखे हैं राजनीति के। अब वो पहले खराब हाथों में थी, गलत पार्टी में थी। अब उनको जब समझ हुई कि मैं गलत हाथों में, गलत पार्टी में हूँ, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और लाजमी सी बात है कि जो जयप्रदा जी को यहाँ पर वोट मिल रहा है वो मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। क्योंकि मोदी जी ने जो सहूलियतें दी हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अपना प्रधानमंत्री आवास या आयुष्मान भारत या 5-5 लाख रुपए का जो है वो एक ऐसा लोन है जो लोग अपना घर बना सकते हो। तो उस पर यहाँ पर जो है वो लोगों ने सुकून की सांस ली। जहाँ अपने आजम साहब का लड़का, ये आजम साहब का घर नहीं है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजम साहब एक ऐसा बोझा है रामपुर वालों में, एक ऐसा बोझा है जिसे मुसलमान अपने कंधे पर ढोना फर्ज मानता है। तो लाजमी सी बातें लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी और जो आजम साहब का डर था उस या जो बोझा मान रहे थे, आप रामपुर की जनता उस बोझा को उठा सकते। रामपुर की जनता जो है वो जो एक बोझा है, जो लगता है ऐसा डॉक्टर साहब को कि वो बोझा रामपुर की जनता ढो रही थी, तो वो अब जो इलेक्शन आएगा, जो कि आपका 23 अप्रैल को इलेक्शन होना है, उसमें वो जवाब दे देगी कि वो किसको चुन रही है
कि कौन सा कैंडिडेट जो है रामपुर से इवेंट जीते।